गुड मॉर्निंग, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मैं मोहम्मद अब्दुल्ला आज आपके खिदमत में स्टेट के उर्दू को लेकर हाजिर हुआ हूं। आप लोगों को बतला दूं कि हमारे चैनल पे आप लोग 11th 12th स्टेट सीटेट सभी तरह के जो गवर्नमेंट जॉब हैं और जो भी 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उर्दू की एक अच्छी प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। जिन लोगों को भी यहाँ से मुस्तफ़ीद होना है वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज मैं स्टेट का एक मौजू लेकर आया हूँ, सर सैयद अहमद खां का खुतबा मौजू है हिंदू और मुसलमान एक कौम है। हिंदू और मुसलमान एक कौम है। सर सैयद अहमद खां ने इसमें बड़े ही सलीके के साथ हिंदू और मुसलमान यकजहती को बतलाया है। सर सैयद अहमद खां के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इस कहानी के, जो इस रसाला के मुहर्रिर हैं उनका नाम सर सैयद अहमद खां है। नाम सर सैयद अहमद खां। वालिद का नाम मीर तकी, दादा का नाम सैयद हादी। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि सर सैयद अहमद के वालिद का नाम क्या है तो आप लोग सीधा आंसर करेंगे मीर मुत्तकी। क्या बतलाएंगे? मीर मुत्तकी। और सर सैयद के दादा का क्या नाम है तो सैयद हादी। नीचे आते हैं, सर सैयद अहमद खां के अम्मी का नाम, माँ का नाम अजीजुन्निसा बेगम। क्या होगा? अजीजुन्निसा बेगम। नाना का नाम ख्वाजा कुर्रतुल ऐन। सर सैयद अहमद खां की पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 दिल्ली में हुई। 17 अक्टूबर 1817 दिल्ली में हुई और उनकी वफात 27 मार्च 1898 में अलीगढ़ में हुई। नाजरीन, आप लोगों को बतला दूं, अब अगर इसमें से क्वेश्चन पूछना है, अगर एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि खुतबा के मुसन्निफ कौन है। खुतबा हिंदू और मुसलमान एक कौम है तो इनके मुसन्निफ कौन है, तो सीधा जवाब होगा सर सैयद अहमद खां। दूसरा क्वेश्चन जो आ सकता है कि सर सैयद के वालिद का क्या नाम था, तो सर सैयद के वालिद का नाम था मीर मुत्तकी। सर सैयद के दादा का क्या नाम था? सैयद हादी। सर सैयद के वालिदा का, माँ का क्या नाम था? अजीजुन्निसा बेगम। सर सैयद के नाना का क्या नाम था? ख्वाजा कुर्रतुल ऐन। सर सैयद की पैदाइश कब हुई? 17 अक्टूबर। कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। सर सैयद की वफात कब हुई? 27 मार्च 1898 अलीगढ़ में हुई। सर सैयद के असलाफ, यहाँ तक जो चीजें कही गई हैं इन सारी चीजों में कहीं से भी कोई दुश्वारी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए नाज़रीन, जो भी कही गई बात है वो हो चुकी है। अब सर सैयद के असलाफ शाहजहां के जमाने में हिंदुस्तान आए थे। सर सैयद के असलाफ कब हिंदुस्तान आए थे तो सर सैयद के असलाफ शाहजहां के जमाने में हिंदुस्तान आए थे। क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछ सकता है? क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि सर सैयद के असलाफ किस जमाने में हिंदुस्तान आए थे। सर सैयद के असलाफ किस जमाने में हिंदुस्तान आए थे? इसका सीधा सा जवाब होगा शाहजहां जो एक मुगलिया दौर का बादशाह था, उस जमाने में सर सैयद के असलाफ हिंदुस्तान आए थे। असलाफ से बतला दे, असलाफ किसको कहा जाता है? असलाफ उनके पेरेंट्स, उनके माँ बाप, मतलब सर सैयद के माँ बाप जो हैं वो कब आए थे हिंदुस्तान तो शाहजहां के दौरे हुकूमत में। शाहजहां जो एक मुगलिया सल्तनत का बादशाह था। 1836 में 19 वर्ष की उम्र में सर सैयद की शादी पारसा बेगम से होती है। ठीक है, सर सैयद अहमद की शादी, क्वेश्चन इसमें बनेगा कि सर सैयद की शादी कब हुई? सर सैयद अहमद खां की शादी कब हुई? तो आंसर होगा इसका सर सैयद अहमद खां की शादी 1836 में हुई। सर सैयद अहमद खां की शादी
सर सैयद अहमद खां की शादी 1836 ईस्वी में हुई। उनके बीवी का नाम, उनकी अहलिया का नाम क्या था? पारसा बेगम था। उनकी अहलिया का नाम पारसा बेगम था। अब देखिए अगला जो लाइन है वो क्या कह रहा है, अपने वालिद की वफात के बाद 1838 में ईस्ट इंडिया कंपनी में आरजी सरिश्तेदार तकर्रुर हुए। मतलब के अपने वालिद की वफात के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी में सर सैयद अहमद खान ने सर रिश्तेदार की नौकरी की। तो सर रिश्तेदार ईस्ट इंडिया कंपनी में कब नौकरी किए? क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछेगा वो पूछेगा इस तरीके से कि सर सैयद अहमद खान ने अब देखिए अपने वालिद के वफात के बाद 1838 में ईस्ट इंडिया कंपनी में आरजी सर रिश्तेदार तकर्रुर हुए। मतलब के वालिद की वफात के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी में सर सैयद अहमद खां को 1838 में नौकरी करनी पड़ी। क्या करनी पड़ी? नौकरी करनी पड़ी। कौन सी नौकरी करनी पड़ी? सर रिश्तेदार की नौकरी करनी पड़ी। कब करनी पड़ी? 1838 में। यहां से जो आपके एग्जाम में सवाल आएगा कि सर सैयद अहमद खां को ईस्ट इंडिया कंपनी में कब नौकरी करनी पड़ी, ठीक है, तो सीधा सा आंसर होगा कि वालिद के वफात के बाद, वालिद के वफात के बाद 1838 में ईस्ट इंडिया कंपनी में आर्जी तौर पर, आर्जी तौर का मतलब होता है कि परमानेंट नहीं, परमानेंट नहीं, आर्जी तौर पर मतलब कि एक छोटे से मुद्दत के लिए, ठीक है, नौकरी करनी पड़ी। कौन सी नौकरी, किस पोस्ट पर नौकरी की? तो सर रिश्तेदार तकर्रुर हुए। मतलब के सर रिश्तेदार की नौकरी करनी पड़ी। वहां से उनका तबादला फतेहपुर सिकरी मेरठ दिल्ली में हुआ। ठीक है, वहां से उनका तबादला कहाँ हुआ? वहां से उनका तबादला जो है फतेहपुर सिकरी और मेरठ दिल्ली में हुआ। ठीक है, यहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि 1838 में सर सैयद अहमद खां को कहां नौकरी करनी पड़ी? तो सर सैयद अहमद खां को ईस्ट इंडिया कंपनी में आर्जी तौर पर नौकरी करनी पड़ी, फिर उनका तबादला। हाँ, तो नाजरीन, सर सैयद की जो नौकरी का सिलसिला स्टार्ट हुआ 1838 में ईस्ट इंडिया कंपनी सर रिश्तेदार के पोस्ट से हुआ। फिर उनका तबादला जो है वहां से कहां हुआ? फतेहपुर सिकरी और फिर दिल्ली में हुआ। तो जो आपको क्वेश्चन ये इस पॉइंट से अगर जो आपका क्वेश्चन सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में, वो ये पूछा जाएगा कि सर सैयद अहमद खान ने कब नौकरी की और कहां नौकरी की। तो सर सैयद, क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए आप मायने रखता है, डेट क्या होता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो डेट जो है 1838 में सर सैयद अहमद खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी की। किस पोस्ट पर नौकरी की? तो सर रिश्तेदार के पोस्ट पर नौकरी की। कैसी नौकरी की? जो परमानेंट नहीं थी। आर्जी का मतलब क्या होता है? एक छोटे से मुद्दत के लिए कोई काम करना, फिर उनसे वहां से उनका तबादला। तबादला का मतलब होता है ट्रांसफर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। कहां हुआ? फतेहपुर सिकरी में हुआ और फिर फतेहपुर सिकरी से कहां हुआ? दिल्ली में हुआ। ठीक है, हाँ, तो नाजरीन अब यहां आते हैं 1842 में बहादुर शाह जफर ने जवाद दालदाह आरिफ के, है ना, आरिफे जंग के खिताब से नवाजा। अब 1800, ये बहादुर शाह जफर कौन थे? बहादुर शाह जफर आपको बता दे मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह थे। कौन थे? मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह थे, जिन्होंने किनको, अगर आपका सवाल जो है, आपका सवाल आएगा, क्या आएगा? आपका सवाल आएगा कि 1842 में सर सैयद को किसने जवाद दालदाह सरे आरिफ जंग के खिताब से नवाजा? हाँ, तो नाजरीन अब आ जाते हैं अगले पॉइंट में। ये पॉइंट में क्या कह रहा है कि 1842 में बहादुर शाह जफर ने जवाद दालदाह सरे आरिफ जंग के खिताब के नवाज से नवाजा।
मतलब के यहाँ क्वेश्चन क्या बन रहा है कि सर सैयद को किस बादशाह ने जुआ दालदा सरे आरिफ जंग के खिताब से नवाजा? तो बहादुर शाह जफर ने। बहादुर शाह जफर कौन थे? बहादुर शाह जफर जो थे वो मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह थे, आप लोगों को पता होगा। और इन्होंने 1842 में, ये डेट याद रखना है कि सर सैयद को जुआ दालदा सरे आरिफ जंग के खिताब से जो उनको ताजीम दी गई, जो उनको लकब दिया गया, 1842 में दिया गया। और किन्होंने दिया? तो सर सैयद शाह जफर ने दिया, बहादुर शाह जफर ने दिया। अब आते हैं अगले पर। 1855 में सदरे अमीन की हैसियत से वो बिजनौर गए। सदरे अमीन की हैसियत से, किस हैसियत से वो गए? सदरे अमीन की हैसियत से। कब गए? 1855 में। कहाँ गए? बिजनौर में गए। बिजनौर जो यूपी का है। 10 मई 1857 को जब गदर की इब्तिदा हुई, 10 मई कौन सी गदर? 1857 की जो लड़ाई हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ, गदर। गदर का मतलब होता है लड़ाई। तो सर सैयद अहमद खां जी नाज़रीन, 10 मई 1857 को जब गदर की इब्तिदा हुई तो सर सैयद अहमद खां बिजनौर में ही थे। अब देखो इस लाइन में के गदर की इब्तिदा कब हुई थी, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 1857 की जो गदर है, 1857 की जो जंग है ना, वो तारीख में एक बड़ा ही अहमियत रखती है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की आजादी की पहली लड़ाई थी। हिंदुस्तान की आजादी की पहली लड़ाई थी। तो 10 मई 1857 को, सबसे पहले हम कह सकते हैं कि 10 मई 1857 को क्या हुआ था, ठीक है? तो 10 मई 1857 को गदर की इब्तिदा हुई थी। और गदर में सर सैयद अहमद खां कहाँ थे? बिजनौर में थे। 10 मई 1857 को जब गदर की इब्तिदा हुई तो सर सैयद अहमद खां कहाँ थे? बिजनौर में थे। इससे क्वेश्चन आ सकता है कि 10 मई 1857 को जब गदर की इब्तिदा हुई तो सर सैयद अहमद खां उस वक्त कहाँ थे? 10 मई 1857 को जब गदर की इब्तिदा हुई तो सर सैयद अहमद खां कहाँ थे? तो 10 मई 1857 को जब गदर की इब्तिदा हुई तो सर सैयद अहमद खां बिजनौर में ही थे। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे। गाजीपुर में, गाजीपुर में उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद डाली, ठीक है? क्वेश्चन क्या बनेगा यहां से, जो सवाल बनेगा कि गाजीपुर में किन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद डाली? गाजीपुर में किन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद डाली? साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद डाली। तो इसका जवाब होगा सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद, क्या होगा? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां, ठीक है नाजरीन। ये बड़ा ही, यहां से जो क्वेश्चन बन रहा है ये बड़ा ही कई बार पूछा गया सवाल है, और इस पे आप गौर कीजिएगा कि गाजीपुर में उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद डाली। आपका जो क्वेश्चन आएगा इस तरीके से आएगा कि गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद किन्होंने डाली? तो इसका सीधा सा आंसर होगा, सीधा सा जवाब होगा कि साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद गाजीपुर में सर सैयद अहमद खान ने डाली। अप्रैल 1869 में लंदन गए, है ना? अगले पॉइंट में क्या कहा जा रहा है? अप्रैल 1869 में 1869 में वो लंदन गए। तो सर सैयद 1869 में कहाँ गए थे? सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां 1869 में कहाँ गए थे? तो 1869 में सर सैयद अहमद खां लंदन गए थे। सर सैयद अहमद खां कहाँ गए थे? लंदन गए थे। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अक्टूबर, हाँ तो नाजरीन कहाँ थे हम लोग? अप्रैल 1869 में वो लंदन गए।
सर सैयद अहमद खान लंदन कब गए, इसमें से जो आपका सवाल आएगा एग्जाम में वो इस तरीके से आएगा कि सर सैयद अहमद खान लंदन कब गए। सर सैयद अहमद खान ने लंदन का सफर 1869 में किया। ये डेट याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि डेट ही आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर अक्टूबर 1870 में वहां से वापसी के बाद उन्होंने रिसाला तहजीबुल अखलाक जारी किया। कब उनकी वापसी हुई? 1870 में। सर सैयद अहमद खान लंदन से कब वापस आए? 1870 में। और वहां से आने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक रिसाला एक अखबार टाइप से होता है, ठीक है, वो रिसाला तहजीबुल अखलाक के नाम से, किसके नाम से जारी किया? तहजीबुल अखलाक के नाम से जारी किया। आपका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि सर सैयद अहमद खान ने लंदन से आने के बाद कौन सा रिसाला जारी किया? तो इसका सीधा सा जवाब होगा कि सर सैयद अहमद खान 1870 में लंदन से आने के बाद रिसाला तहजीबुल अखलाक जारी किया। कौन सा रिसाला जारी किया? रिसाला तहजीबुल अखलाक जारी किया। फिर 1875 में उन्होंने मदरसतुल उलूम, 1875 में सबसे जो सर सैयद अहमद खान का जो काबिले जिक्र और सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल जो काम है वो काम है सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मदरसतुल उलूम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और स्कूल काम किया, जो आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर है। तो ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है, यहाँ से बार बार पूछा जाता है और एकदम समझिए कि ये सवाल आउट है कि 1875 में उन्होंने मदरसतुल के सर सैयद अहमद खान ने मदरसतुल उलूम की बुनियाद कब डाली थी, ठीक है। 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मदरसतुल उलूम की बुनियाद डाली, जिसको अंग्रेजों ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम दिया। 1920 में ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बदल गया। मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज कब यूनिवर्सिटी में बदला? 1920 में बदला। ये दोनों सवाल जो है आपका काफी ज्यादा आपका सवाल है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो नाजरीन आप लोगों से गुजारिश है कि इन दोनों सवाल में के 1875 में मदरसतुल उलूम की बुनियाद सर सैयद अहमद खान ने डाली थी। मदरसतुल उलूम को अंग्रेजों ने कौन सा नाम दिया? उस समय अंग्रेजों का दौर था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और बाद में यही मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज जो 1920 में जाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। और आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है दुनिया के बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक में मानी जाती है। जी नाजरीन, अब हम बात कर लेते हैं सर सैयद अहमद खान के तसानीफ में, मतलब उन्होंने कौन कौन से रसाले लिखे, कौन कौन सी मौज़ूआत लिखी, कौन कौन से किताबें लिखी। तो सबसे पहले आसारुस सनादीद, खुतबाते अहमदिया, असबाबे बगावते हिंद, तफसीरुल कुरान और तफसीरुल कुरान है। एक मिनट सर, हाँ तो नाजरीन अब आते हैं सर सैयद की तसानीफ में। सर सैयद तसानीफ मतलब उन्होंने किन किन चीजों के बारे में लिखा। सबसे पहला है आसारुस सनादीद, सबसे पहला जो है सर सैयद की तसानीफ में आसारुस सनादीद। उसके बाद है खुतबाते अहमदिया, असबाबे बगावते हिंद, तफसीरुल कुरान और बैनुल कुरात। मजमून है रिया, उम्मीद की खुशी, गुजरा हुआ जमाना, सफरनामा, मुसाफिर लंदन, तारीख सरकशी बिजनौर। आसारुस सनादीद उस समय दिल्ली की तारीखी इमारतों और नामवर लोगों के हालात के बारे में थी। रिसाला असबाबे बगावते हिंद यह किताब मुरादाबाद में लिखी गई और 1859 में इसे छपवाकर इंग्लिस्तान के पार्लियामेंट में हुकूमत हिंद को भिजवा दिया गया। यह किताब आम पब्लिक के लिए शाया नहीं किया गया था। यह रिसाला 1857 के वाक़यात का मुस्तनिद माखूज है। तारीख सरकशी बिजनौर यह किताब मुरादाबाद में लिखी गई और 1858 में 1858 में शाये हुई थी। हाँ तो नाजरीन इस किताब में सर सैयद ने मई 1857 से अप्रैल 1858 तक के वो तारीखी हालात कलमबंद किए जो जिला बिजनौर में पेश आए थे। खुतबात अहमदिया का मौजू सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
यानी खुतबात अहमदिया जो उन्होंने उनकी जो तसनीफ थी ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिखी। ये कुछ सर सैयद के मेरा मन को उर्दू नसर में वही मकाम हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है। मतलब के सर सैयद को इस कदर तक उर्दू से मोहब्बत थी कि उन्होंने ये कह दिया कि मेरा मन उर्दू नसर को, मतलब मेरा मन उर्दू में वहां तक लगता है जिस तरीके से मीर तकी मीर को शायरी में लगता था। हाल ही ने सर सैयद को उर्दू नसर का मोरी से आला करार दिया। उर्दू इंशा पुरदराजी के मोजिद और इमाम सर सैयद हैं। इंशा पुरदराजी मतलब के लिखने और समझने, उर्दू अदब को जो बढ़ाने में किरदार अदा किया गया, उसके खास तौर से जो नाम लिया जाता है उनमें सर सैयद अहमद खां का है। अकबर इलाहाबादी ने सर सैयद और अलीगढ़ तहरीक खुलकर मुखालफत की थी। अकबर इलाहाबादी और सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ तहरीक मतलब के जो 1857 की लड़ाई चल रही थी उसकी मुखालफत में अकबर इलाहाबादी और सर सैयद अहमद खान ने बहुत ज्यादा की थी। अब आते हैं गजल पर। नाजरीन, गजल उर्दू की एक अहम सिन्फ है। इसके बारे में दायम पढ़ा हूँ, दायम पड़ा हुआ है तेरे दर पर, नहीं हूं मैं खाक ऐसी जिंदगी के पत्थर नहीं हूं मैं। दायम पड़ा हुआ हूं तेरे दर पर, नहीं हूं मैं खाक ऐसी जिंदगी ये के पत्थर नहीं हूं मैं। क्यों गर्दिशे मदाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हूं प्याला व सागर नहीं हूं मैं। यारब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, यारब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे खजा पे हरफे मुकर्रर नहीं हूं मैं। किस वास्ते अजीज नहीं जानते थे, लालो जमर्द गौहर नहीं हूं मैं। गालिब वजीफा खार दो शाह को दुआ, गालिब वजीफा खार हो दो शाह को दुआ, वो दिन गए जो कहते थे नौकर नहीं हूं मैं। हाँ तो नाजरीन, गजल के बारे में ये सारी चीजें लिखी गई है। गजल का हर शेर एक जुदागाना हैसियत रखता है। मतलब गजल जो होता है ना, गजल के जो शायरी होती है वो एक दूसरे से अलग होती है और फी नक्शा मुकम्मल होता है। गजल का कोई उन्वान नहीं होता, जबकि नज़म अपने मौजू के मुआफिक बाकायदा उन्वान रखती है। गजल जो होती है, गजल का कोई उन्वान नहीं होता, कोई मौजू नहीं होता, गजल आजाद होती है। जैसे दूसरी सिन्फों में जैसे हमद हो गया, नात हो गया, काफिया हो गया, कसीदा हो गया, इन सब में अपना एक उन्वान होता है, लेकिन गजल का कोई उन्वान नहीं होता है। पेश की गई नज़म मिर्जा असदुल्ला खां गालिब की एक नज़म है। असल नाम अब आपको बतला दें कि मिर्जा असदुल्ला गालिब एक बहुत बड़े उर्दू के शायर निकले हैं, बहुत बड़े अदीब थे। असल नाम असदुल्ला खां है ना, असदुल्ला बेग खां था। असल नाम क्या था? असदुल्ला बेग खां। हाँ नाजरीन, असल नाम असदुल्ला बेग खां, नाना का नाम ख्वाजा गुलाम हसन, ससुर इलाही बख्श खान, बीवी का नाम उमराव बेगन। असदुल्ला खां की पैदाइश 27 दिसंबर 1797 आगरा में हुई। वफात 15 फरवरी 1869 दिल्ली में हुई। पहले तखल्लुस असद और बाद में गालिब रखा है ना। पहले तखल्लुस क्या होता है आपको बतला दूं कि तखल्लुस जो होता है शायर का एक अपना नाम होता है जिसे वो शायर बनने के बाद चुनता है। तो पहले मिर्जा गालिब जो है तखल्लुस क्या रखते थे? असद, और फिर बाद में गालिब रखा उर्फ मिर्जा नौशे और मिर्जाए दुल्हा के नाम से मशहूर हुए। खिताब गमुद्दौरा, दहरुल मुल्क और बहादुर जंग। मतलब कि इनको किन किन खिताब से इनको जो है मिर्जा असदुल्ला खां को जो खिताब से नवाजा गया, नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क और बहादुर जंग के नाम से नवाजा गया। अब इनसे जो क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, जो क्वेश्चन आ जाएगा सबसे पहले क्या है, गजल का हर शेर एक जो अगर क्वेश्चन करेगा, सवाल जो आएगा इस तरीके से आ सकता है कि गजल का हर शेर किस तरीके का होता है। तो गजल का हर शेर जो होता है वो एक दूसरे से जुदा होता है, एक दूसरे से अलग अहमियत रखता है। फिर दूसरी चीज जो है, गजल गोई का उन्वान नहीं होता, जबकि नज़म अपने मौजू के मुआफिक बाकायदा उन्वान रखती है। गजल गोई का कोई
उन्वान नहीं होता। क्या होता है? गजल गोई का कोई उन्वान नहीं होता। ठीक है, गजल जो है बिना उन्वान के गजल आजाद होती है। आप चाहे तो किसी भी चीज पर गजल लिख सकते हैं, जबकि दूसरी सिनफों का उन्वान होता है कि एक मौजू के तहत आपको बतलाना है। मिर्जा असदुल्ला खां गालिब की एक नजर में जो जेरे नज़म गजल पेश की गई थी, असल नाम अगर क्वेश्चन में आ जाए कि मिर्जा गालिब का असल नाम क्या था, तो असदुल्ला खां मिर्जा असदुल्ला बेग खां, उनके नाना का जो नाम था ख्वाजा गुलाम हुसैन था। क्या था? ख्वाजा गुलाम हुसैन। ससुर का जो नाम था इलाही बख्श खान था। बीवी का जो नाम था वो उमराओ बेगम था। पैदाइश 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुई। वफात 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई। पहले तखल्लुस असद और बाद में गालिब रखा करते थे। ठीक है, और जो उर्फी नाम था उनका मिर्जा नौशाए और मिर्जा दूल्हा था। उनको जो अलकाब जो खिताब से नवाजा गया उनमें था नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क बहादुर जंग। नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क बहादुर जंग, ये ज्यादा बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है कि यहाँ से सवाल आएंगे कि मिर्जा असदुल्ला बेग खां को किन खिताबात से, किन ताजीम से नवाजा गया था। तो नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क और बहादुर जंग के नाम से नवाजा गया। बारूजी सवालात। हाँ, तो नाजरीन जो भी हम लोगों ने चर्चा किया है उनसे जो सवाल निकल कर आए हैं वो सवाल के कुछ सवाल हैं जो जिनसे मतलब आपका फायदा हो सकता है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके का है। पहला सवाल है, गालिब के खुतूत का दूसरा मजमुआ किस नाम से शाये हुआ था? तो गालिब के खुतूत का दूसरा मजमुआ उर्दू मुअल्ली किस नाम से शाये हुआ था? गालिब के खुतूत का दूसरा मजमुआ जो है वो शाये हुआ था आपका, वो शाये हुआ उर्दू मुअल्ली। किस नाम से शाये हुआ? उर्दू मुअल्ली। उसके बाद है क्वेश्चन जो है, दस्तबू किस जबान में लिखी गई किताब है? तो दस्तबू जो है फारसी जबान में लिखी गई किताब है। उसके बाद है, गालिब का इब्तदाई तखल्लुस क्या था? गालिब का इब्तदाई तखल्लुस जो था वो था आपका, गालिब का इब्तदाई तखल्लुस जो था वो था आपका असद, है ना। मतलब शुरुआती दौर में गालिब ने जो अपना तखल्लुस रखा था वो क्या रखा था? असद रखा था। बाद में जाकर उन्होंने अपने तखल्लुस को गालिब किया। अगला क्वेश्चन जो है, वालिद का इंतकाल 1802, 5 साल की उम्र, परवरिश। इसको कट कीजिए। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, किस शायर को हैवाने ज़रीफ कहा गया है? तो इस सवाल का जो आंसर है, इस सवाल का आंसर है मीर साहब। मीर साहब को हैवाने ज़रीफ कहा गया है। फिर है, गालिब किस बादशाह के उस्ताद थे? तो गालिब जो है बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे। गालिब किस बादशाह के उस्ताद थे? गालिब बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे। किसके उस्ताद थे? बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके स्क्रीन का, आपके इस सिलेबस का। उसके बाद जो है, गालिब का इब्तदाई तखल्लुस क्या था? गालिब का जो इब्तदाई तखल्लुस था वो असद था। उसके बाद जो अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे वो है, अब्दुर्रहमान बिजनौरी की किताब कौन सी है? तो ऑप्शन है रमोज़े गालिब, महासिने कलामे गालिब, अतराफे गालिब, गालिब शख्स, है ना, गालिब और शायरी। तो इसका जो ऑप्शन है महासाने कलामे गालिब। उसके बाद है, मिर्जा गालिब ने किस मशहूर फारसी शायर की पैरवी इख्तियार की थी? किस मशहूर फारसी शायर की पैरवी इख्तियार की थी? के गालिब ने किस फारसी शायर की पैरवी इख्तियार की थी? ऑप्शन है अमीर खुसरू, बैदल, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, कोई नहीं। तो इस सवाल का जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बैदल। उसके बाद है, अगला सवाल है, गालिब ने इब्तिदा में किस शायरी का असर कबूल किया?
तो मीर का, है ना। इब्तिदा में गालिब ने जो शायर को चुना था, जिनको वो मानते थे, वो कौन से थे? मीर थे। गालिब को वली वाले मिर्जा नौशा कहते थे। क्यों? क्योंकि क्योंकि दिल्ली उनका ससुराल था। दिल्ली ससुराल की वजह से उनको क्या कहा जा सकता था? गालिब को वली वाले मिर्जाए नौशा कहा जाता था। गालिब ने किस किताब में अमीर तैमूर के ओहदे से शहंशाह हुमायूं के जमाने तक की तारीखी हालात को लिखा है? तो मीर तय्युम रोज, ठीक है। गालिब ने जो इस किताब में मीर गालिब ने इस जमाने में अमीर तैमूर के ओहदे से शहंशाह हुमायूं के जमाने तक की तारीखी हालात को लिखा है। हाँ तो नाजरीन, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब और कमेंट में बतलाएंगे। और आप अगर एस्टेट, सीटेट, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की उर्दू की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े। आपके हर तरह के जो मुमकिन इम्कानात होंगे सबकी यहाँ पे पूरे तौर से उनकी तैयारी कराई जाएगी और आपको यहाँ से बेहतर रिजल्ट की उम्मीद दिलाई जाएगी इंशाअल्लाह।